अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा इंडस्ट्रीज इम्पेयरमेंट का लॉस क्वेश्चन है ये स्टडी टेक्स्ट में। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट की वैल्यूड कॉस्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन 30 जून 2019 मेंशन है। डेप्रिसिएशन मेथड यूजफुल लाइफ। लैंड के हवाले से मेंशन कर रहे हैं कि एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रीवियस रीवैल्यूएशन। यानी लैंड पहले भी रीवैल्यू हुआ था और उसके नतीजे में रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई थी और जिसकी अमाउंट 12 मिलियन की चार्ज की गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि 30 जून 2020 को रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है असेस की गई। स्मार्ट कंसल्टेंट ने असेस की और ये 120 मिलियन लैंड की वैल्यू और 35 मिलियन बिल्डिंग की है। तो इसी के हवाले से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि अगले किसी पोर्शन में लैंड एंड बिल्डिंग के हवाले से कोई भी जिक्र नहीं है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एडजस्टमेंट से पहले लैंड एंड बिल्डिंग के हवाले से जो भी ट्रीटमेंट है उसे कंसिडर करते हैं। 30 जून 20 को लैंड को रीवैल्यू किया गया 120 मिलियन का, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पास दैट एंट्री डेबिट लैंड विद 20 मिलियन, क्योंकि 20 मिलियन से इसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। क्रेडिट हम करेंगे जो अमाउंट हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर चुके हैं, यानी 12 मिलियन, एंड बाकी आपके पास जो एसेट की वैल्यू में इजाफा है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा 8 मिलियन। तो ये लैंड के हवाले से हमारे पास इंडिकेशन आ गई। लैंड की वैल्यू में 20 मिलियन इजाफा हो रहा है, बट ये 20 मिलियन का इजाफा सिर्फ 8 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ये अमाउंट प्रीवियस रिवैल्यूएशन में, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज की जा चुकी थी, जिसे हमने रिवर्स किया एज पर रूल ऑफ IAS। अगली बात है कि बिल्डिंग की आपके पास वैल्यू 70,000 गिवन है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी गिवन है और 20 ईयर इसकी लाइफ भी गिवन है। रिमेंबर दिस इज द डेप्रिसिएशन चार्ज टिल 30 जून 19 और हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं 30 जून 20। तो मजीद एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। तो अगर हम कंसिडर करें कि एसेट की वैल्यू 70,000 है और उसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर है, तो इस हिसाब से इस पे एक साल की डेप्रिसिएशन बनती है 3500। तो ये 2020 के ईयर की, जो ईयर एंडेड 30 जून 20 को एंड हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन 3500 इसको चार्ज की जा रही है। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट कि हमारे पास क्या अमाउंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए, कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास से राइट ऑफ होगा। बट रिमेंबर इस सिलसिले में कि आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस जब भी क्रिएट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सेस डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है रिटेन अर्निंग को। एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके। रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके। तो फर्स्ट तो हम ये कंसिडर करते हैं कि लास्ट रिवैल्यूएशन से अब तक हमारे पास ये एसेट कितने साल तक यूज हो चुका है। ये 14,000 जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, ये कितने साल की है? तो अगर एक साल की डेप्रिसिएशन आपकी 3500 बनती है, तो 14,000 डेप्रिसिएशन आपकी कितने साल की होगी? ये आ जाता है पीरियड आपके पास 4 ईयर। यानी ये जो 14,000 की डेप्रिसिएशन है, ये पिछले 4 साल की डेप्रिसिएशन है। 4 साल गुजर चुके हैं, 20 ईयर्स में से 4 ईयर्स लेस कर दें तो रिमेनिंग लाइफ एसेट की रह जाती है 16 ईयर्स। अब हमने क्या बात की थी कि एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग लाइफ से। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास गिवन है 16 मिलियन और डिवाइड कर दें इसे रिमेनिंग लाइफ 16 ईयर्स से, तो हमारे पास एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मिलियन। 1 मिलियन की एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना रह जाता है आपके पास? 16 million minus 1 million gives you a remaining amount of revaluation surplus of 15 million. So अब हमने कंसिडर करना है एंट्री बिल्डिंग के हवाले से क्या पास हो रही है। पहली बात ये कि प्रीवियस सारे सालों की डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज हो चुकी है
उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 17.5 से, क्योंकि हम मिलियंस में बात कर रहे हैं, और क्रेडिट हो जाएगी बिल्डिंग इतनी ही वैल्यू से एग्जैक्टली। 70 मिलियन की बिल्डिंग थी, और 70 में से 17.5 हमने लेस कर दिया, 52.5 रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है बिल्डिंग की। बट हम इसे रिवैल्यू कर रहे हैं 35 मिलियन, यानी मजीद इस बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है? 17.5 फर्दर डिक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग आपके पास फर्दर डिक्रीज हो रही है 17.5 मिलियन से, और इस हवाले से डेबिट किसे किया जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस हम देख चुके हैं ऊपर कि अब हमारे पास सिर्फ 15 मिलियन रहेगा। बाकी आपके पास जो अमाउंट रिमेनिंग रह जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दी जाएगी 2.5 मिलियन। तो ये आपके पास एंट्री पास होगी बिल्डिंग के हवाले से रिवैल्यूएशन की, और क्या अमाउंट हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिड्यूस होगी, राइट ऑफ हो जाएगी, और क्या अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पे अब हम कंसिडर करें नोट्स, तो लैंड के हवाले से 1 लाख इसकी ओपनिंग वैल्यू, क्योंकि 1000 में लिखते हैं इसके 1 लाख, अदरवाइज 100 मिलियन आपके पास आ जाती है वैल्यू ये। इसमें जो आपके पास 20 मिलियन का इंक्रीज हुआ उसमें से 12 मिलियन हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया और 8 मिलियन से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया। बिल्डिंग की बात करें तो ओपनिंग वैल्यू इसकी 70 मिलियन, 14 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी तो कैरिंग अमाउंट आ गई 56 मिलियन। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 3500 या 3.5 मिलियन अगर मिलियन में बात की जाए। देन हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस से 15 मिलियन का रह गया था, बिकॉज 1 मिलियन की एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होने से ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो गया। एंड रिमेनिंग अमाउंट हमारी चार्ज की गई प्रॉफिट एंड लॉस को, हेंस क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ गई बिल्डिंग की 35 मिलियन। नेक्स्ट बात हम करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के हवाले से, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट है। बोरिंग कॉस्ट के रूल एज पर गवर्नमेंट ग्रांट के रूल वो दोनों इसमें अप्लाई होंगे। Setting up of a new plant was commenced on 1st July 19 and substantially completed on 29th February 2020. Plant available for use 1st April को है, immediately put into use, useful life इसकी 10 साल है। बाकी डिटेल ऑफ पेमेंट्स आपको मेंशन की गई। अगली बात कह रहे हैं, the cost of the plant was financed through an existing running finance facility with a limit of rupees 200 million, carrying markup of 12% per annum. A government grant of rupees 20 million related to plant was received on 1st January 20. The grant amount was used for repayment of running finance facility. अब इसमें गवर्नमेंट ग्रांट की भी इम्प्लीकेशन आ गई है, और एसेट की कॉस्ट के हवाले से एसेट की कॉस्ट मेंशन है 120 मिलियन इस पे स्पेंड किए गए हैं। बोरिंग आपके पास कहा जा रहा है एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, इसका मतलब है दिस इज स्पेसिफिक बोरिंग, दिस इज जनरल बोरिंग। बट जनरल बोरिंग के हवाले से आपके पास एक से ज्यादा रेट नहीं गिवन कि आपको कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन करनी पड़े। गवर्नमेंट ग्रांट तो उन्होंने मेंशन कर दी 20 मिलियन है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं मेंशन की कि इसे नेट ऑफ किया जाएगा या गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को आगे लास्ट तक पढ़ें तो हमें पता चलता है कि लास्ट पॉइंट में ये बात मेंशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट की क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। They have said that HIL deduct government grant in arriving at the carrying amount of asset. Carrying amount of asset find out करने के लिए आप asset की जो asset के हवाले से जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया वो डिडक्ट कर दें। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट पेमेंट, क्योंकि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब है, जनरल बोरिंग का मतलब है कि जब हमें पैसे की जरूरत होगी तभी हम जो है वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से बोरो करेंगे और तभी उसी पे सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो दैट अमाउंट ऑफ 12 मिलियन और 12,000 has been obtained on 1st August 2019 और हम इसमें
1 अगस्त 19 से 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी को अभी सब्सटेंशियली एसेट की कॉस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ तक इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे इंटरेस्ट को, बल्कि हम कैपिटलाइज करेंगे टिल दिसंबर 31। रीजन क्या है इसकी कि उन्होंने मेंशन किया कि गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिसीव की थी 20 मिलियन की, was received on 1st January, वो 1st January को रिसीव की थी, and the grant amount was used for repayment of running finance facility। और इस ग्रांट अमाउंट को आपने कैसे यूज किया? इससे आपने जो लोन लिया था, जनरल बोरोइंग की हुई थी, वो आपने रिटर्न कर दी। तो जब आप 1 जनवरी को 20 मिलियन रिटर्न कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी वो डिफरेंट अमाउंट होगी कि जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। तो हमारे पास फर्स्ट पेमेंट जो की गई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली बात कि 1 अगस्त को जो पेमेंट की गई थी, 1 अगस्त को 12 मिलियन की ये पेमेंट है। इस 12 मिलियन की पेमेंट पे 12% इंटरेस्ट एज पर गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स के पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 12 मिलियन पे 12% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स आ जाता है आपके पास 0.6 मिलियन, क्योंकि हम मिलियन में कर रहे हैं, मिलियन की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी अमाउंट आपके पास 0.6 मिलियन। सेकंड हमने पेमेंट डेट को की, सेकंड पेमेंट की गई है 1 अक्टूबर 19 को। 1 अक्टूबर 19 को जो सेकंड पेमेंट की गई है, ये की गई है 48 मिलियन की, जिसपे अगेन 12% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ओनली, क्योंकि हमने 31 दिसंबर तक करना है। 1 जनवरी को हम इस लोन की अमाउंट में से कुछ रीपे कर देंगे, रीपे करेंगे तो लोन की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये अमाउंट आ जाती है आपके पास इंटरेस्ट की 48 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12, 1.44 मिलियन। तीसरी बात आपके पास फ्रॉम 1 जनवरी 26 को जो आप जो है अमाउंट जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों अमाउंट के हवाले से अब तक आप 12 मिलियन प्लस 48 मिलियन 60 मिलियन बारो कर चुके हैं। तो जनवरी फरवरी के महीनों में इस 60 मिलियन पे इंटरेस्ट चार्ज होके कैपिटलाइज होना चाहिए, लेकिन आपने चूंकि 1 जनवरी को 20 मिलियन की रीपेमेंट कर दी, अब टोटल बोरो अमाउंट रिड्यूस टू 40 मिलियन हो गया, जिस पे 12% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। यह आ जाता है 0.8 मिलियन। अगेन इसकी बात करने कि हमारे पास 1 अगस्त को पहली पेमेंट की गई है। इस पेमेंट पे इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होना चाहिए वो 1 अगस्त से लेकर 29 फरवरी तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, लेकिन हम कैपिटलाइज कर रहे हैं इसे टिल 1 अगस्त, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर इसे कैपिटलाइज कर रहे हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 48 मिलियन की अमाउंट जो हमने बोरो की थी जनरल बोरिंग से, वो बोरो की गई थी 1 अक्टूबर को। इस पे इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होना चाहिए वो 1 अक्टूबर से लेकर 29 फरवरी तक होना चाहिए, लेकिन अभी हम इस पे भी 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं। रीजन क्या है इसकी कि 12 प्लस 48 अब हम टोटल 60 मिलियन की अमाउंट जनरल बोरिंग से बोरो कर चुके हैं, बट एज पर कंडीशन गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिलेंगी 1 जनवरी को, उनसे हम ये बोरिंग रिड्यूस कर देंगे, हम ये रीपेमेंट कर देंगे अपनी बोरिंग की, जो हमने ये जनरल बोरिंग से लोन लिया ये हम रीपे कर देंगे। तो अब तक क्योंकि हम 12 प्लस 48 60 मिलियन की अमाउंट लोन ले चुके थे जनरल बोरिंग से, फर्दर 2 मंथ्स में ये अमाउंट आपकी रिड्यूस हो जा रही है बाय रीजन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 20 मिलियन से, और वो 20 मिलियन से रिड्यूस होके बोरिंग की अमाउंट आएगी 40 मिलियन, जिसपे आपने 12% इंटरेस्ट 2 मंथ्स का कैलकुलेट किया। अब अगर हम टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास आ जाती है अमाउंट 2.84 मिलियन की, जिसे कैपिटलाइज किया जाएगा।
अगर इसे हम 1000 में लिखते तो ये शायद आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देने से ये अमाउंट आ जाती, जैसे आपकी बुक के आंसर में लिखिए 2840, लेकिन हम चूंकि मिलियन में कर रहे हैं, दैट इज व्हाई हमारे पास आंसर आ रहा है 2.84 मिलियन। सो दिस इज द ट्रीटमेंट बोरोइंग कॉस्ट की। लेकिन हाँ, एक बात और कि अब हमारे पास एसेट की क्या कॉस्ट रिकॉर्ड की जानी है। कॉस्ट जो स्पेंड की है वो है 120 मिलियन। उस 120 मिलियन में से हम गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीव होने की ट्रीटमेंट उन्होंने मेंशन किया कि वो कॉस्ट ऑफ एसेट को रिड्यूस कर देती है। तो 20 मिलियन से हम एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। फिर आपके पास ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है। फिर बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से जो कैपिटलाइजेशन की गई है इंटरेस्ट कॉस्ट की, वो हमने कैलकुलेट की, ये आ जाती है अमाउंट 2.84 मिलियन। तो कैलकुलेशन ये सब करने के बाद आपके पास एसेट की वैल्यू जो रिकॉर्ड होगी मिलियंस में, वो आ जाएगी 102.84 मिलियन। दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी कैपिटलाइज्ड। एंड नेक्स्ट बात उसके बाद कि हमारे पास ये एसेट हमारे लिए कब यूजफुल हो गया था, यूज करना के काबिल हो गया था, अवेलेबल हो गया था 1 अप्रैल को। ईयर एंड है हमारा 30 जून को, तो इस साल इस पर सिर्फ 3 मंथ्स की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। एसेट की कॉस्ट आती है 102.84, यूजफुल लाइफ है इसकी 10 इयर्स, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 मंथ्स की डिप्रिसिएशन आ जाएगी इस पे 2.571। नए प्लांट पे आपकी डिप्रिसिएशन 102.84 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाती है डिप्रिसिएशन 2.7। तो दिस इज द डिप्रिसिएशन। इसके अलावा देखते हैं प्लांट के हवाले से मजीद क्या चीज मेंशन है जिसे हमने कंसिडर करना है, क्योंकि इससे बात व्हीकल की है। 180,000 का हमारे पास प्लांट पहले से मौजूद था, जिस पे स्ट्रेट लाइन 15 ईयर के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो जो हमारे पास एसेट पहले से मौजूद था प्लांट, ओल्ड प्लांट कहने से, उसकी कॉस्ट आपको गिवन है 180,000, यूजफुल लाइफ है, लेकिन हम मिलियन में कर रहे हैं, हम ऐसे 180 मिलियन ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 15 इयर्स, तो ये डिप्रिसिएशन आ जाती है आपके पास 12 मिलियन की। तो 12 प्लस 2.571, जो टोटल प्लांट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो आ जाएगी 14.571। ये बात होगी आपके पास थर्ड एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट इज अबाउट व्हीकल। फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि आपके पास वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर। कब हुआ इंजन फेलियर? 1 जनवरी 2020 को। एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 0.1 मिलियन, और उसका इंजन हमने स्क्रैप के तौर पे सेल कर दिया 0.1 मिलियन। द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 18, हमने इसे 1 जनवरी 18 को एक्वायर किया था। उस वक्त इसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन थी। 40% इसकी कॉस्ट रिलेट करती है इंजन से। दो इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वाज अवेलेबल फॉर 1.2 मिलियन, लेकिन फिर भी हमने इसे रिप्लेस किया 1 जनवरी 20 को विद अ हायर कैपेसिटी इंजन जिसकी कॉस्ट थी 1.8 मिलियन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन व्हीकल के हवाले से है। ऊपर अगर देखें तो व्हीकल की जो डिप्रिसिएशन मेथड मेंशन किया गया वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट है 20%। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट कि हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड किया जाना है विद रेफरेंस टू व्हीकल। तो इसमें व्हीकल जो हमने सेल कर दिया है उसकी डिप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करनी है, करंट ईयर की क्या है। व्हीकल जो हमने नया परचेज किया उसकी डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, और जो रिमेनिंग व्हीकल हमारे पास रह गए हैं उनकी डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ रिप्लेस्ड व्हीकल, जो आपने व्हीकल रिप्लेस कर दिया था। कॉस्ट इसकी आपको गिवन है कॉस्ट गिवन है इसकी 2.5 मिलियन का 40%, क्योंकि व्हीकल की वैल्यू जो है आपके पास थी 2.5, लेकिन उसमें इंजन की वैल्यू 40% ऑफ दैट व्हीकल थी। इंजन के हवाले से हम बात कर रहे हैं
2.5 मल्टीप्लाई बाय 40%, ये आ जाती है आपके पास 1 मिलियन उसकी कॉस्ट। किस डेट की कॉस्ट आपके पास मेंशन की गई है? ये आपके पास मेंशन की गई है कॉस्ट 1 जनवरी 18 की, ठीक है। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इसकी 1 जनवरी 18 से लेकर 30 जून 18 तक, तो ये 6 मंथ का पीरियड बनता है। 1 मिलियन का एसेट है, उस पे 20% डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये आपके पास 0.1 मिलियन ही आ जाएगी। और हम इसको थोड़ा सा आगे लेते, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास फर्स्ट 6 मंथ की 0.1 मिलियन। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास फ्रॉम 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19, ये आपके पास क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 1 मिलियन कॉस्ट थी, 0.1 मिलियन की प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो ये 0.9 मिलियन इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाती है, और इस पे 20% डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगी 0.18 मिलियन। देन इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर, जब आपने इसे सेल किया, सॉरी एक्सचेंज किया, 1 जुलाई 19 से लेकर 1 जनवरी 20 तक, ये भी पीरियड अगेन 6 मंथ्स का बनता है। अगर हम एसेट की कैरिंग वैल्यू की बात करें तो 1 मिलियन में से पहले साल की डेप्रिसिएशन और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो कैरिंग वैल्यू आ जाती है 0.72। तो 0.72 की वैल्यू पे 20% डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ आ जाती है आपके पास 0.072, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0.72 पे 20% डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आ रही है हमारे पास 0.072 मिलियन, राइट। अब यहाँ तक जो आपके पास डेप्रिसिएशन है ना, ये 0.18 और 0.1 मिलियन डेप्रिसिएशन, ये इस साल के स्टार्ट होने से पहले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जबकि ये जो 0.072 डेप्रिसिएशन है ये आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, रिप्लेस व्हीकल की बात हुई, ठीक है। अगली बात हम करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू इंजन, जो रिप्लेस इंजन है आपके पास। तो न्यू इंजन के हवाले से हमारे पास उसकी कॉस्ट मेंशन की गई है 1.8 मिलियन, डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 20% ही है, और पीरियड जिसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है वो 6 मंथ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, ये 0.18 की डेप्रिसिएशन न्यू पार्ट ऑफ व्हीकल यानी इंजन के न्यू जो नया इंजन परचेज किया उस पर आ रही है 0.18। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट के लिए क्योंकि हमें कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साल के शुरू में जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट माइनस कर देनी है, और साल के शुरू में जो आपके पास एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसमें से डिस्पोज एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी। तो हमारे पास साल के शुरू में एसेट की कॉस्ट मेंशन है 8.8 मिलियन, ठीक है, और उसमें से 1 मिलियन का इंजन हम सेल कर रहे हैं, तो रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट आ जाती है 7.8 मिलियन। इसी तरह साल के शुरू में जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है वो आपको गिवन है 4 मिलियन, और उसमें से जो डिस्पोज ऑफ एसेट साल के शुरू में उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो आ जाती है 0.28 मिलियन। ये 0.28 इसमें से लेस कर देंगे, एंड आफ्टर दैट हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 3.72 मिलियन।
कॉस्ट है 7.8 मिलियन, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3.72, तो कैरिंग वैल्यू रिमेनिंग एसेट की आपके पास आ जाती है 4.08 मिलियन, जिस पे 20% डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी। 7.8 माइनस 3.72 आ जाती है 4.08, जिस पे 20% डिप्रिसिएशन पूरे साल की 0.816 मिलियन। क्योंकि हम परसेंट मिलियन में कर रहे हैं तो इसी वजह से जो इस साल की टोटल डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है वो क्या क्या आ जाएगी 0.816 मिलियन रिमेनिंग एसेट पे, जो नया एसेट खरीदा है उस पे डिप्रिसिएशन 0.18 मिलियन, और जो एसेट इस साल आपने रिप्लेस किया इंजन उस पे इस साल 0.072 की डिप्रिसिएशन। तो टोटल डिप्रिसिएशन जो आपके पास चार्ज हो रही है ये आ रही है 1.068। अब हम कंसिडर करते हैं नोट्स को और उसकी हवाले से एक्सप्लेनेशन। व्हीकल की बात हो रही है अभी, 4800 कैरिंग वैल्यू ओपनिंग थी, 1800 का एडिशन हुआ और 1.068 की डिप्रिसिएशन जो हमने अभी कैलकुलेट की विचार की गई। डिस्पोजल जो हो रहा है वो 0.648 का है। कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है डिस्पोजल? एसेट की कॉस्ट 1 मिलियन में से ही सारी डिप्रिसिएशन लेस कर दें। 1 मिलियन में से पहले साल की डिप्रिसिएशन, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन, तीसरे साल की डिप्रिसिएशन लेस कर दें, तो एसेट जो हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाती है 0.648, वो हमने लेस कर दी एंड रिमेनिंग वैल्यू आ गई 4.884। जबकि प्लांट के हवाले से जो प्रीवियस हमने बात की थी एडजस्टमेंट नोट्स को, उससे भी कंपेयर कर लेते हैं। 102.84 आपके पास एसेट, न्यू एसेट की कॉस्ट, जो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एड और गवर्नमेंट ग्रांट की वैल्यू लेस कर देने से हासिल हुई थी। 14.571 डिप्रिसिएशन न्यू एसेट पे और रिमेनिंग एसेट पे, एंड हेंस इसकी क्लोजिंग वैल्यू। So this is the question और इसकी वर्किंग